हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाइंग फिजिक्स। तो जैसा कि आपको पता ही होगा कि CSIR नेट JRF के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज हमने स्टार्ट कर रखी है और मैथमेटिकल फिजिक्स के 2 चैप्टर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो आज की वीडियो में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे मैट्रिक्स अलजेब्रा के। तो जो ये दोनों क्वेश्चन हैं हमारे, ये जून 2011 में आए थे और इनमें क्या गिवन था, मैट्रिक्स हमें गिवन थी और उसकी आइगन वैल्यू हमसे पूछी थी। तो अगर मैट्रिक्स को आप देखो तो आप देखते ही इसकी आइगन वैल्यूज हम डायरेक्टली बता सकते हैं। अगर आपको नहीं भी समझ आ रहा कोई बात नहीं, हम बताते हैं। अगर मैट्रिक्स हमें इस फॉर्म में गिवन है कि उसकी कोई फर्स्ट रो जो है और सेकंड रो को अगर हम फर्स्ट रो के मल्टीपल के रूप में लिख सकते हैं और जो थर्ड रो है उसको भी हम फर्स्ट रो के मल्टीपल के रूप में लिख सकते हैं, या फिर कॉलम को अगर हम देखें, अगर C1 कोई कॉलम हमें गिवन है और अगर C2 को हम लिख सकते हैं इन द मल्टीपल ऑफ C1 और C3 को भी हम ऐसे लिख सकते हैं इन द मल्टीपल ऑफ C1, तो उस केस में आइगन वैल्यूज हमारी क्या होती हैं? आइगन वैल्यूज होती हैं उस मैट्रिक्स की ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, और जितने ऑर्डर की हमारी मैट्रिक्स रहेगी, जैसे 3x3 की मैट्रिक्स यहाँ पे गिवन है तो यहाँ से 3 आइगन वैल्यूज हमें मिलेंगी। तो जो एक आइगन वैल्यू होगी वो तो होगी ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स और जो अदर आइगन वैल्यू होंगी वो क्या होंगी? 0 होंगे। ठीक है। अगर मैट्रिक्स हमें 4x4 या n×n कोई भी ऑर्डर की गिवन है तो आइगन वैल्यूज उस केस में क्या हो जाएंगी? ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स होगा और जितनी भी अदर आइगन वैल्यूज हैं वो क्या हो जाएंगी? 0 0 हो जाएंगे। तो इस मैट्रिक्स को अगर आप देखो तो यहाँ पे जो रो है हमारी, फर्स्ट रो है, सेकंड रो है और थर्ड रो है, वो तीनों ही इक्वल है। तो इक्वल है तो R2 को हम कैसे लिख सकते हैं? R1 लिख सकते हैं और R3 को भी R1 लिख सकते हैं। तो 1 × में है ये, तो इसके मल्टीपल में है R1 और R2 और R3 दोनों R1 के मल्टीपल के रूप में हमें दिख रही हैं R2 और R3। तो हम क्या बोलेंगे कि इस मैट्रिक्स का जो आइगन वैल्यूज होंगी वो क्या होंगी? एक तो होगी ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, और ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स किसी भी मैट्रिक्स का हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं उनका सम हम करते हैं। तो आइगन वैल्यूज इस केस में क्या आ जाएंगी? ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स हमारा हो गया 3 एंड जो अदर आइगन्स वैल्यू होंगी वो क्या हो जाएंगी? 0 0। तो जो बी ऑप्शन होगा वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो एक्सपोनेंशियल ऑफ m को हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, जहाँ पे जो m मैट्रिक्स है वो हमें ये गिवन है। तो एक्सपोनेंशियल ऑफ m को हम कैसे लिखेंगे? सेकंड क्वेश्चन है हमारा। अगर m मैट्रिक्स नहीं होती, कोई नंबर होता, तो हम क्या लिखते हैं? 1 + m+m² / 2 फैक्टोरियल + m³ / 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। लेकिन यहाँ पे m मैट्रिक्स है तो यहाँ पे 1 की जगह पे क्या आएगी? आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगी। ठीक है। तो अगर इसको आप देखते हो तो बी ऑप्शन तो हमारा इनकरेक्ट हो गया यहाँ से। तो हम क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करने का ट्राई करेंगे। तो हम m² m³ m⁴ और अदर टर्म्स हैं उनको फाइंड आउट करेंगे। तो m² को अगर हम लिखें तो क्या लिखेंगे? m × में m, और m × m अगर m² हम फाइंड आउट करते हैं तो क्या होगा? फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट एलिमेंट हमें मिलेगा और वो कितना मिलेगा? 3। और फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वाला एलिमेंट हमें मिल रहा है 3। तो सिमिलरली जो सारे एलिमेंट्स हमें मिल रहे हैं वो ये मिल रहे हैं। और अगर मैट्रिक्स से 3 हम कॉमन लें तो मैट्रिक्स हमें क्या मिल रही है? m मिल रही है। तो m² को हम क्या लिख सकते हैं? 3m लिख सकते हैं। तो जो एक्सपोनेंशियल की पावर m होगी उसको हम क्या लिखेंगे? आइडेंटिटी प्लस m² की जगह पे हम लिखेंगे 3m / 2 फैक्टोरियल, और m³ की जगह पे हम क्या लिखेंगे? m³ को हम लिखेंगे 3m² × में m लिखेंगे और m² की जगह पे हम क्या लिख देंगे? 3m लिख देंगे। तो 3m² हो जाएगा और m² की जगह पे हम क्या लिखेंगे? 3m। तो क्या मिलेगा? 3² हमें मिलेगा। ठीक है। तो यहाँ से क्या मिलेगा? 3² m / 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। तो अब इस एक्सपेंशन को अगर आप देखो तो हम
अगर ऑप्शन से देखें तो या तो e-1 का हमें एक्सपेंशन मिलना चाहिए इससे, या फिर e³ - 1 का मिलना चाहिए। तो हम देखते हैं कि ये किस फॉर्म का एक्सपेंशन हमारा बन रहा है। आइडेंटिटी प्लस m/3 अगर पूरी में से हम कॉमन ले लें, क्योंकि m सारी टर्म्स में कॉमन है, ठीक है, और 3 से हमने डिवाइड कर दिया, तो क्या आएगा यहाँ पे 3 + 3² 2 प्लस 3³ 3 प्लस एंड सो ऑन। तो अगर +1 हम कर देते हैं तो ये जो एक्सपेंशन बनेगा हमारा, और अगर पूरी टर्म में से -1 हम करेंगे, क्योंकि +1 करेंगे तो -1 भी करेंगे, तो ये जो एक्सपेंशन हमारा बन रहा है वो किसका बन रहा है, e³ का बन रहा है। और क्या है, -1 है डिवाइडेड बाई कितना है 3 इंटू में m प्लस आइडेंटिटी मैट्रिक्स। किसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्सपोनेंशियल ऑफ m को। तो जो ऑप्शन होगा वो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो दिसंबर 2011 में आया था। इसमें क्या गिवन था, ए 3x3 मैट्रिक्स M हैज ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू 6 एंड ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स m² इज इक्वल टू 26 एंड ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स m³ इज इक्वल टू 90, देन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी पॉसिबल सेट ऑफ आइगन वैल्यूज ऑफ m। तो हमें m की आइगन वैल्यूज बतानी है। तो अगर आपको पता हो जो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स होता है उसको हम लिखते हैं सम ऑफ आइगन वैल्यूज से। तो यहाँ पे जो मैट्रिक्स m है उसकी आइगन वैल्यूज का सम हमें गिवन है और वो कितना है 6, ठीक है। अब ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स m² जो होता है, अगर आपको नहीं पता हो तो आप ध्यान रखो उसको हम कैसे लिखेंगे। जो लैम्डा m की जो आइगन वैल्यूज हैं उनका हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे और देन उनका सम करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, ट्रेस मिलेगा m² मैट्रिक्स का। तो यहाँ पे ट्रेस ऑफ m² मैट्रिक्स गिवन है, मतलब λ1² प्लस λ2² प्लस λ3² वो हमें गिवन है और वो कितना है 26। अब ट्रेस ऑफ m³ क्या हो जाएगा, λ³ λ1³ प्लस λ2³ प्लस λ3³ और वो कितना गिवन है हमें 90। तो यहाँ से हमें वैल्यू बतानी है λ1 λ2 और λ3 की। λ1 λ2 और λ3 हमारे क्या हैं, आइगन वैल्यूज हैं किस मैट्रिक्स की, मैट्रिक्स m की आइगन वैल्यूज हैं। क्योंकि जो मैट्रिक्स हमें गिवन है वो 3x3 मैट्रिक्स हमें गिवन है, तो आइगन वैल्यूज हमारी कितनी आएंगी 3, और उनका सम हमें गिवन है 6, उनके स्क्वायर का सम हमें गिवन है 26 और क्यूब का सम हमें गिवन है 90, ठीक है। तो यहाँ से ऑप्शन से हम चेक करते हैं, ऑप्शन से हम ये देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन जो है वो इनको सेटिस्फाई कर रहा है। तो अगर 114 की हम बात करें तो सम तो है वो कितना आ रहा है 6 आ रहा है। अब स्क्वायर का सम अगर हम देखें तो 16 + 1 + 1 कितना आएगा 18, वो इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो ये क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बी ऑप्शन की अगर हम बात करें तो इनका सम हमें मिल रहा है कितना 6, लेकिन स्क्वायर का अगर सम हम करते हैं तो 49 + 1 कितना आ रहा है 50, वो इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो ये भी हमारा क्या होगा, इनकरेक्ट ऑप्शन होगा। सी की अगर हम बात करें तो सम हमारा कितना आ रहा है 6, और अगर स्क्वायर का सम हम करते हैं तो 1 + 9 10, 10 + 16 कितना होगा 26, वो सेटिस्फाई कर रहा है। एक बार डी को और हम चेक कर लेते हैं तो सम हमें दिख रहा है 6, लेकिन स्क्वायर का अगर हम सम करते हैं तो 4 + 4 + 4 12 मिलेगा, नॉट इक्वल टू 26 है, तो ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो ये भी इनकरेक्ट होगा। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जो जून 2012 में आया था। इसमें मैट्रिक्स हमें गिवन है और उस मैट्रिक्स की क्या हमें बतानी है, आइगन वैल्यूज हमें बतानी है। तो जैसे कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन में देखा कि यहाँ पे जो रो है वो फर्स्ट रो का मल्टीपल में दिख रही है। R2 को हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू में R1, और R3 को हम क्या लिख सकते हैं 3 इंटू में R1। तो जो इसकी आइगन वैल्यूज होंगी वो क्या हो जाएंगी, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, और वो कितना है 1 + 4 + 9 कितना है 14। तो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स A 0 0 ये हमारी क्या हो जाएंगी आइगन वैल्यू, और ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स कितना है 14,
0 0। तो जो ऑप्शन डी होगा वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आप इसको मेथड से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन हम ट्राई करेंगे जब भी हमें इस टाइप का कोई ऑप्शन दिख जाता है कि 0 0 और ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स हमें दिख रहा है, चेक करेंगे हम ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। तो अगर इस फॉर्म का कोई आंसर हमें दिख रहा है तो मैट्रिक्स पे हम ध्यान करेंगे कि हम उसको अदर रो के मल्टीपल की फॉर्म में लिख सकते हैं क्या। अगर लिख सकते हैं तो वही ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना जो जून 2012 में आया था। इसमें क्या गिवन था, द आइगन वैल्यू ऑफ द एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिस, जहाँ पे जो n1 n2 n3 हैं वो कंपोनेंट हैं यूनिट वेक्टर के, तो वो जो आइगन वैल्यूज होंगी वो क्या होंगी। तो अगर आपको ध्यान हो, एक स्टेटमेंट होती है हमारी एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए कि आइगन वैल्यूज ऑफ एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, या फिर एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो क्या होती हैं, आर आइदर 0 और प्योरली इमेजिनरी। तो अगर आपको ये स्टेटमेंट ध्यान है तो उस केस में जो ए ऑप्शन होगा वो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आप देखते ही टिक कर दोगे। अगर आपको ध्यान नहीं है ये स्टेटमेंट तो हम क्या करेंगे, आइगन वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। जैसे हम करते हैं, तो कैसे हम फाइंड आउट करते हैं, ए माइनस लेमडा आई का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल रखते हैं, 0 के इक्वल। वहाँ से लेमडा की वैल्यूज हम फाइंड आउट करते हैं, और क्योंकि मैट्रिक्स हमें जो गिवन है वो 3 क्रॉस 3 की गिवन है, तो लेमडा की 3 वैल्यूज हमें मिलेंगी, लेमडा 1, लेमडा 2 एंड लेमडा 3। तो ये आइगन वैल्यूज हमें फाइंड आउट करनी है। तो ए माइनस लेमडा आई को हम लिखें तो कैसे लिखेंगे, माइनस लेमडा माइनस n3 n2 n3 माइनस लेमडा माइनस n1 माइनस n2 n1 एंड माइनस लेमडा, और इसका डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ से क्या वैल्यू हमें मिलेगी, माइनस लेमडा और क्या होगा, माइनस लेमडा स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो लेमडा स्क्वायर माइनस 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 प्लस हुआ प्लस n1 स्क्वायर। ठीक है, माइनस n3 और एक माइनस हम सेकेंड एलिमेंट के साथ लेते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस n3 इंटू में माइनस लेमडा और माइनस n1 इंटू में n2। ठीक है, माइनस माइनस प्लस होगा और एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम करते हैं तो माइनस साइन आता है यहाँ पे, तो माइनस आ जाएगा। प्लस n2 अगर हम लिखें तो क्या आएगा, n3 इंटू में n1 माइनस n2 इंटू में लेमडा, और ये किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल। तो इस इक्वेशन को अगर आप देखो तो हमें क्या मिल रही है, माइनस लेमडा क्यूब माइनस लेमडा इंटू में n1 स्क्वायर प्लस यहाँ पे माइनस होगा, माइनस लेमडा इंटू में n3 का स्क्वायर माइनस n1 इंटू n2 इंटू n3 प्लस n2 इंटू में n3 इंटू में n1 माइनस n2 स्क्वायर इंटू में लेमडा इज इक्वल टू क्या है, 0। तो ये इससे कैंसिल होगा। तो अगर माइनस से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलता है, लेमडा क्यूब प्लस, अगर लेमडा हम कॉमन लें तो n1 स्क्वायर प्लस n2 स्क्वायर प्लस n3 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। और हमें क्या गिवन है कि जो n1 n2 n3 हैं वो कंपोनेंट है यूनिट वेक्टर के। तो अगर उसका मैग्नीट्यूड हम निकालें, यूनिट वेक्टर के कंपोनेंट है मतलब वो क्या है, n1 i कैप प्लस n2 j कैप प्लस n3 k कैप, और जो ये वेक्टर हमें गिवन है वो क्या है, यूनिट वेक्टर गिवन है, मतलब जो इसका मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, n1 स्क्वायर प्लस n2 स्क्वायर प्लस n3 स्क्वायर, और इसका क्या है, स्क्वायर रूट, वो किसके इक्वल है, 1 के इक्वल। तो यहाँ से ये टर्म जो हमारी है वो किसके इक्वल आ गई, 1 के इक्वल आ गई। तो इस इक्वेशन को हम कैसे लिखेंगे, लेमडा क्यूब प्लस लेमडा इज इक्वल टू 0। तो अगर लेमडा हम कॉमन लें तो लेमडा स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या वैल्यूज हमें मिल रही हैं, लेमडा इज इक्वल टू 0, लेमडा 1 का नाम हमने दे दिया, और लेमडा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो वैल्यू हमें क्या मिलेंगी, लेमडा 2 इज इक्वल टू आयटा एंड लेमडा 3 इज इक्वल टू माइनस आयटा। तो जो आइगन वैल्यूज हमारी होगी वो क्या होगी, 0 आयटा एंड माइनस आयटा। तो जो ए ऑप्शन होगा वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो दिसंबर 2012 में आया था। इसमें क्या गिवन था, ए 2x2 मैट्रिक्स हैज आइगन वैल्यूज, और उसकी आइगन वैल्यू हमें गिवन है। और वैसे भी मैट्रिक्स जो है हमारी वो 2x2 की है, तो उसकी 2 ही आइगन वैल्यू हमें मिलेंगी। तो हमें क्या बताना है, स्मॉलेस्ट वैल्यू बतानी है n की, जिसके लिए ये कंडीशन हमारी क्या करती है, होल्ड करती है। तो हमें गिवन क्या है, आइगन वैल्यू गिवन है ए मैट्रिक्स की, आइगन वैल्यूज हमें गिवन है मैट्रिक्स ए की। तो उनको हमने नाम दे दिया λ1 और λ2 का, ठीक है। अब आइगन वैल्यू अगर मैट्रिक्स ए की हमें गिवन है तो आइगन वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। आइगन वैल्यू को जनरली हम लैम्डा से दिखाते हैं, तो लैम्डा ऑफ ए हमें गिवन है, तो लैम्डा ऑफ ए रेज टू पावर n हम फाइंड आउट कर सकते हैं। और वो क्या होता है हमें पता है, λ1 रेज टू पावर n एंड λ2 रेज टू पावर n। ये हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे जो मैट्रिक्स है हमारी वो कितनी है, 2x2, तो 2 ही आइगन वैल्यूज हमें मिलेंगी और वो ये मिलेंगी, ठीक है। तो अब हमें कंडीशन क्या गिवन है कि a रेज टू पावर n वो किसके इक्वल है, आइडेंटिटी के। तो अगर इसकी आइगन वैल्यू जो है वो किसके इक्वल होनी चाहिए, इसकी आइगन वैल्यू के इक्वल होनी चाहिए, क्योंकि मैट्रिक्स हमें क्या गिवन है, इक्वल गिवन है। तो मैट्रिक्स इक्वल है तो आइगन वैल्यूज भी इक्वल होंगी। तो आइगन वैल्यू आइडेंटिटी मैट्रिक्स की हमें पता है क्या होती है, 1 और 1, ठीक है। अब आइगन वैल्यू इसकी क्या है, e रेज टू पावर आइटा पाई बाई 5 है a के लिए, तो इसके लिए क्या होगा, n पाई बाई 5, और वो किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। और e रेज टू पावर आइटा n पाई बाई 6 वो किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। तो ये कंडीशन हमारी होल्ड कर जाए, उसके लिए जो n की पॉसिबल वैल्यू होगी, स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू होगी, वो कितनी होगी। तो हम स्मॉलेस्ट से चेक करते हैं। अगर हम n की जगह पे 20 रखते हैं तो यहाँ पे क्या मिलेगा, e रेज टू पावर आइटा 20 बाई 5 कितना, 4 पाई हो जाएगा, ठीक है। और e की आइटा 4 पाई 1 होता है हमें पता है, तो ये कंडीशन तो होल्ड कर रही है। लेकिन अगर हम यहाँ पे 20 रखते हैं तो कितना हमें मिलता है, 20 पाई डिवाइडेड बाई 6, तो ये नॉट इक्वल टू 1 आएगा, ठीक है। तो ये कंडीशन होल्ड नहीं कर रही 20 के केस में। अगर हम 30 रखते हैं तो उस केस में 30 यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, तो ये कंडीशन होल्ड कर जाएगी। अब इसको अगर आप देखो तो हम 30 रखते हैं तो वैल्यू हमें क्या मिलती है, e रेज टू पावर आइटा 5 पाई, और वो किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है, तो वो नॉट इक्वल टू 1 आ रहा है। तो ये कंडीशन 30 के लिए भी होल्ड नहीं हो रही। अभी अगर 60 हम रखते हैं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, e रेज टू पावर आइटा 12 पाई। तो आइटा 12 पाई को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू में 6 पाई, ठीक है। तो ये किसके इक्वल हमें मिलेगा, 1 के। तो ये कंडीशन हमारी होल्ड कर रही है। और अगर 60 हम रखते हैं तो हमें मिलता है e रेज टू पावर आइटा 10 पाई, और उसको हम 2 के मल्टीपल में लिख सकते हैं, तो वो किसके इक्वल आएगा, 1 के इक्वल आएगा। उसके लिए ये कंडीशन भी हमारी होल्ड कर रही है। तो जो सी ऑप्शन होगा वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसको एक दूसरे मेथड से भी हम निकाल सकते हैं। अगर आइगन वैल्यू हमें गिवन है तो हम डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं ए मैट्रिक्स का, और वो क्या होगा, λ1 इंटू में λ2 होगा। और अगर डिटर्मिनेंट हमें ए मैट्रिक्स का पता है तो डिटर्मिनेंट हम फाइंड आउट कर सकते हैं ए रेज टू पावर n का, वो क्या हो जाएगा, λ1 रेज टू पावर n इंटू में λ2 रेज टू पावर n। तो डिटर्मिनेंट हमें पता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स का कितना होता है, 1। तो a रेज टू पावर n हमें किसके इक्वल दिया है, आइडेंटिटी के इक्वल दिया है, ठीक है। तो इसका डिटर्मिनेंट भी इक्वल होगा। अगर मैट्रिक्स इक्वल है तो उनकी आइगन वैल्यू सेम होती हैं, ट्रेस सेम होता है, डिटर्मिनेंट सेम होता है, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट भी सेम होगा दोनों का। तो इसका डिटर्मिनेंट कितना है, e रेज टू पावर आइटा n पाई बाई 5 इंटू e रेज टू पावर आइटा n पाई बाई 6, और वो किसके इक्वल होना चाहिए, 1 के इक्वल होना चाहिए। तो अगर इस कंडीशन को होल्ड करें उसके लिए n वैल्यूज हम चेक करेंगे कि n की क्या वैल्यू आएगी। तो ऑप्शन से ही अगेन हम चेक करते हैं, तो इस केस में भी सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये भी दिसंबर 2012 में ही आया था। इसमें क्या गिवन था कि एक मैट्रिक्स है 2x2 की, और वो क्या है, यूनिटरी मैट्रिक्स है। और हमें पता है यूनिटरी मैट्रिक्स इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती है। उसका डिटर्मिनेंट हमें गिवन है कितना, e रेज टू पावर आइटा 5।
तो इसने कहा है कि इस यूनिटरी मैट्रिक्स का यूज करके एक दूसरी यूनिटरी मैट्रिक्स हम बना रहे हैं, वो क्या है V, और उसका डिटर्मिनेंट कितना है 1। तो इस यूनिटरी मैट्रिक्स की किसके साथ हम मल्टीप्लाई करें और कैसे हम मल्टीप्लाई करें कि दूसरी यूनिटरी मैट्रिक्स हमें मिले 1 डिटर्मिनेंट की। तो जो गिवन है उसी से हम अप्रोच करने का ट्राई करेंगे। ऑप्शन से हम चेक करेंगे कि किसके साथ और कैसे हम मल्टीप्लाई करें कि हमें दूसरी यूनिटरी मैट्रिक्स मिले। तो हमें गिवन क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ u हमें गिवन है e⁻i⁵। और अगर आपको डिटर्मिनेंट की एक प्रॉपर्टी पता हो कि अगर मैट्रिक्स को हम किसी कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो उसका डिटर्मिनेंट क्या होता है, अगर नहीं पता तो ये ध्यान रखो k⁻, जो ऑर्डर होता है मैट्रिक्स का उसको हम लिखेंगे, यहाँ पे जो p है वो क्या है, ऑर्डर है मैट्रिक्स का, इनटू में जो डिटर्मिनेंट होगा मैट्रिक्स का वो हम लिखेंगे, तो इनटू में डिटर्मिनेंट ऑफ u। तो यहाँ पे अगर फर्स्ट ऑप्शन से हम देखें तो हम क्या कह रहे हैं कि मल्टीप्लाई कर रहे हैं u की बाय दिस, तो हमें क्या मिलनी चाहिए, यूनिटरी मैट्रिक्स मिलनी चाहिए जिसका डिटर्मिनेंट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो अगर हम चेक करें तो डिटर्मिनेंट हमें सबसे पहले तो u की हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं e⁻⁻⁵/2, तो ये क्या देना चाहिए हमें, v देना चाहिए, और v क्या होनी चाहिए, यूनिटरी मैट्रिक्स, और जो डिटर्मिनेंट होगा v का वो कितना होना चाहिए, 1। तो इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हम चेक करते हैं। तो डिटर्मिनेंट हम चेक करें u इंटू e⁻⁻⁵/2, तो ये प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे तो वो क्या हो जाएगा e⁻⁻⁵/2, और ऑर्डर कितना है मैट्रिक्स का 2 इंटू में इसका जो डिटर्मिनेंट है वो हमें गिवन है कितना, e⁻⁵। तो यहाँ से वैल्यू क्या आएगी, e⁻⁻⁵ इंटू e⁻⁵। तो जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू है वो कितनी आ रही है, जो डिटर्मिनेंट है V मैट्रिक्स का वो कितना आ गया, 1। तो ये कंडीशन तो सेटिस्फाई होगी। तो अब हम चेक करते हैं कि जो मैट्रिक्स है हमारी वो यूनिटरी मैट्रिक्स है क्या, और यूनिटरी मैट्रिक्स के लिए ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो अगर इसको आप देखो तो V का ट्रांसपोज क्या होगा, V हमारा ये है, इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, U का ट्रांसपोज इंटू में e⁻⁵/2, और U क्या होगा, V क्या होगा, सेम मैट्रिक्स हम लिख देंगे U इंटू में e⁻⁻⁵/2। तो यहाँ से वैल्यू हमें क्या मिलेगी, ये कैंसिल आउट होगा, U ट्रांसपोज इंटू में U, और वो हमें किसके इक्वल गिवन है, आइडेंटिटी के इक्वल हमें गिवन है। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं, सिमिलरली ये पॉइंट भी हम चेक करेंगे और हम क्या बोल देंगे कि जो मैट्रिक्स हमारी बन रही है U की e⁻⁻⁵/2 से मल्टीप्लाई करने के बाद वो क्या है, यूनिटरी मैट्रिक्स है, और उसका डिटर्मिनेंट कितना है, 1। तो जो ए ऑप्शन होगा हमारा वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सिमिलरली अदर ऑप्शंस भी आप चेक कर सकते हो, वो क्या होंगे, इनकरेक्ट ऑप्शंस होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या हमें गिवन है कि जो एक मैट्रिक्स है A जिसका ऑर्डर कितना है n क्रॉस n, और जो n है वो ग्रेटर देन है 1 से, और जो उसके एलिमेंट्स हैं जिनको हम लिख रहे हैं A I J से, वो क्या हैं, प्रोडक्ट हैं इंडिसेस I और J की। तो मैट्रिक्स A जो है वो हैज़ 1 डिजेनरेट आइगन वैल्यू विद डिजेनरेसी n-1, और हैज़ 2 डिजेनरेट आइगन वैल्यू विद डिजेनरेसी 2 and n-2, और हैज़ 1 डिजेनरेट आइगन वैल्यू विद डिजेनरेसी n, और डजेंट हैव एनी डिजेनरेट आइगन वैल्यूज़। तो आइगन वैल्यूज के बारे में हमें बताना है। तो मैट्रिक्स हमें क्या गिवन है, n क्रॉस n ऑर्डर की, और जो n है वो ग्रेटर देन है 1 से। तो हम कंसीडर कर लेते हैं कि जो n की वैल्यू है वो कितनी है, 2। तो A को हम कैसे लिखेंगे, AIJ की टर्म्स में हम लिखते हैं, तो क्या लिखते हैं, A11, A12, A21 एंड A22। तो जो मैट्रिक्स के एलिमेंट है वो क्या है, I इंटू में J है, तो 1 इंटू में 1 क्या होगा, 1, 1 इंटू में 2 होगा 2, 2 एंड 4। तो यहाँ से हम क्या देखते हैं कि जो सेकंड रो है हमारी वो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू में फर्स्ट रो। तो जो आइगन वैल्यूज आएंगी इस मैट्रिक्स की वो क्या आएंगी, एक तो आइगन वैल्यू होगी हमारी वो क्या होगी, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, और वो कितना आएगा, 1 + 4 5,
और दूसरी जो आइगन वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 0। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या देख रहे हैं कि जो दो आइगन वैल्यू हमें मिल रही हैं वो दोनों क्या हैं, नॉन डिजेनरेट आइगन वैल्यू हैं। या फिर हम अगर इनकी डिजेनरेसी की बात करें तो डिजेनरेसी हमें क्या मिल रही है, 1 मिल रही है। और 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 - 1 भी लिख सकते हैं। तो अगर हम ऑर्डर n ले रहे हैं तो डिजेनरेसी हमारी क्या हो सकती है, n - 1 भी हो सकती है, वो हम चेक करते हैं। और या फिर ये नॉन डिजेनरेट आइगन वैल्यू है। ठीक है, तो अगर n को हम 3 लेते हैं तो उस केस में a को हम कैसे लिखेंगे, a11 क्या होगा, 1 × 1 1, 1 × 2 2, 3 2 4 6, और यहाँ पे क्या होगा 3 6 और 9, ऐसे हम लिखेंगे aij के टर्म्स में। तो सेकंड रो को हम अगेन क्या लिख सकते हैं, 2 × में r1, और थर्ड रो को हम क्या लिख सकते हैं, 3 × में r1। या फिर कॉलम्स की अगर हम बात करें तो कॉलम्स में भी सेकंड कॉलम को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × में फर्स्ट कॉलम, या फिर थर्ड कॉलम को क्या लिख सकते हैं, 3 × में फर्स्ट कॉलम। ठीक है, तो उस केस में जो आइगन वैल्यू होगी a की वो क्या हो जाएगी, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स कितना है, 1 + 4 + 9 कितना आ जाएगा, 14 और 0 और 0। तो इस केस में एक डिजेनरेट आइगन वैल्यू हमें मिल रही है और इसकी डिजेनरेसी कितनी है, डिजेनरेसी इसकी कितनी है, 2 है। जहाँ पे n को हमने क्या कंसीडर किया है, 3, तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, 3 - 1 के टर्म्स में, कि जो डिजेनरेसी है वो हमारी n - 1 की फॉर्म में है। लेकिन डिजेनरेट वैल्यू हमें, जो आइगन वैल्यू हमें मिल रही है वो कितनी है, 1 है। ठीक है, अगर n = 4 के लिए हम चेक करेंगे तो हम कैसे लिखेंगे, a को 1 2 3 4, और जो अदर रो होगी सेकंड रो को हम लिखेंगे, r2 को हम लिखेंगे 2 × में r1, r3 को हम लिखेंगे 3 × में r1, एंड r4 को हम क्या लिखेंगे, 4 × में r1। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या देखते हैं कि जो आइगन वैल्यू आएगी इस मैट्रिक्स की, 4 × 4 मैट्रिक्स की, वो क्या आएंगी, 4 आइगन वैल्यू जाएंगी और उनमें से एक क्या होगी, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। तो ट्रेस की अगर हम बात करें तो क्या हमें मिल रहा है, 1 4 9 एंड 16। ठीक है, तो 14 + 16 कितना हो जाएगा, 30, और 0 0 0, ये आइगन वैल्यूज हमें मिलेंगी। तो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि एक डिजेनरेट आइगन वैल्यू मिल रही है हमें, 0 जो है वो एक डिजेनरेट आइगन वैल्यू है और उसकी डिजेनरेसी कितनी है, डिजेनरेसी है उसकी 3। जब हम n को कितना कंसीडर कर रहे हैं, 4। जब हम n को 4 कंसीडर कर रहे हैं तो डिजेनरेसी हमें मिल रही है 3। जब हम 3 कंसीडर कर रहे हैं तो डिजेनरेसी हमें कितनी मिल रही है, 2। तो यहाँ पे क्या गिवन है, n गिवन है, तो एक डिजेनरेट आइगन वैल्यू हमें मिलेगी जिसकी डिजेनरेसी क्या होगी, n - 1। तो जो फर्स्ट ऑप्शन होगा वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो जून 2014 में आया था, मैट्रिक्स इसमें गिवन है और पूछा क्या है, आइगन वैल्यू पूछी है इस मैट्रिक्स की। तो आइगन वैल्यू मेथड से तो आप फाइंड आउट कर ही सकते हो। हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, m - λ का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल रखते हैं, 0 के इक्वल। और मैट्रिक्स क्योंकि हमें कौन से ऑर्डर की गिवन है, 3 × 3 की गिवन है, तो यहाँ से लैम्डा की 3 वैल्यूज हमें मिलती हैं, λ1 λ2 और λ3। ठीक है, तो इस मेथड से हम फाइंड आउट कर सकते हैं आइगन वैल्यू। और दूसरा तरीका क्या है आइगन वैल्यूज फाइंड आउट करने का, कि अगर इस मैट्रिक्स को आप देखते हो तो यहाँ पे 2 आइटा और यहाँ पे -2 आइटा, यहाँ पे 3 और यहाँ पे -3, यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे -6 है। ठीक है, तो जो मैट्रिक्स है हमारी वो क्या है, हर्मिशियन मैट्रिक्स है। और हर्मिशियन मैट्रिक्स की जो आइगन वैल्यूज होती हैं, आइगन वैल्यूज ऑफ हर्मिशियन मैट्रिक्स वो क्या होती हैं, रियल होती हैं हमेशा, ऑलवेज रियल। तो अगर ये स्टेटमेंट आपको याद है तो सी ऑप्शन तो इसका इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि जो सम ऑफ आइगन वैल्यूज होता है λ1 + λ2 + λ3, जिसको हम किससे लिखते हैं, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स से। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स है वो क्या होना चाहिए, यहाँ पे क्या गिवन है, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स
0 गिवन है, तो सम ऑफ आइगन वैल्यू कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो अगर ऑप्शन से आप देखो तो ये 0 दे रहा है, ये भी 0 दे रहा है, ये 0 नहीं दे रहा, तो डी ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो जाएगा। अब क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ जो मैट्रिक्स है वो क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज होता है। तो डिटर्मिनेंट अगर इस मैट्रिक्स का हम फाइंड आउट करें तो हम कैसे लिखेंगे, 0 के कोरस्पॉन्ड तो हम लिखते नहीं, डिटर्मिनेंट हो जाएगा m का -2 आइटा, यहाँ पे क्या होगा 0, माइनस माइनस प्लस होगा, इंटू में 3 आइटा इंटू क्या होगा 6 आइटा, ठीक है, प्लस 3 आइटा और 3 आइटा के लिए 2 आइटा -2 आइटा इंटू में -6 आइटा। तो यहाँ से अगर आप देखो तो ये वैल्यू जो हमें मिल रही है वो माइनस में मिल रही है और ये वाली प्लस में मिल रही है। तो डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स का कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो जो प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू होगा वो कितना आना चाहिए, 0। तो ऑप्शन से अगर आप चेक करो तो जो बी ऑप्शन होगा वो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ए बी इनकरेक्ट होगा। और अगर मेथड से भी आप फाइंड आउट करते हो तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन आता है। तो जो बाकी क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।